हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, निम्न में से किस राज्य में पहली बार जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो दोस्तों मणिपुर में पहली बार पूर्ण बहुमत में आई है बीजेपी। ओके, पिछली सरकार जो थी बीजेपी की थी, लेकिन वो गठबंधन की थी। छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो राज्य है सिक्किम। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहां पर भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल दोस्तों ये खोला गया ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश में ड्रोन के बारे में शिक्षा देने के लिए, ड्रोन को कैसे चलाया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाए, या क्या क्या फीचर्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ाने सिखाने के लिए ड्रोन स्कूल खोला गया है। और ये होगा भारत का पहला। आपको याद होगा दोस्तों, ग्वालियर में ही मैंने आपको बताया था ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ड्रोन स्कूल ड्रोन मेला दोनों ही ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया हुआ है। अब ये ग्वालियर के साथ साथ आगे आने वाले टाइम पर चार और डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जाएंगे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होंगे मध्य प्रदेश के? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, ये सभी मध्य प्रदेश के जिले हैं, यहाँ पर खोले जाएंगे। ड्रोन आया है, ड्रोन से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया गया। इसके अलावा मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना, ये तेलंगाना सरकार की बहुचर्चित योजना रही है। इसके थ्रू दोस्तों ड्रोन के थ्रू डोर टू डोर डिलीवरी की जाएगी मेडिसिन की। तो ये योजना बहुत ही यूनिक योजना है। इसका भी उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही किया था। कारण यह है कि ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अच्छा, भारत सरकार ने ड्रोन को लेकर के नई पॉलिसी जारी की हुई है, ठीक है ना। कुछ पॉलिसी जो पहले की थी उसमें चेंजेस लाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश आपको दिखा देता हूँ मैप में कहाँ पर है। इंडिया के मैप में आप देखोगे यहाँ पर है मध्य प्रदेश। बॉर्डर अपना किससे किससे शेयर करता है? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है। भोपाल इसकी है राजधानी। भोजताल यहाँ पर झील है। साख्य सागर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है आपको। यहाँ पर नेशनल पार्क बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 11 नेशनल पार्क हैं। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क है यहाँ पर। चलिए, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर बीजेपी से सीएम हैं और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। रवि विजय कुमार मलिमाथ यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना लॉन्च की? तो इस योजना को लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। त्रिपुरा राज्य सरकार की ये योजना है और बेसिकली जो चाय की खेती करने वाले जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। ये चाय श्रमिकों के लिए लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ओके, चाय बागान में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए ये लॉन्च की गई है। 85 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इन श्रमिकों को। ऐसे 7,000 चाय बागान श्रमिक चुने गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं इसके लिए, जिनको बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी, आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी। त्रिपुरा आया हुआ है, तो देखिए त्रिपुरा है कहाँ पर? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा। ओके, अगरतला यहाँ की राजधानी है। विप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इंद्रजीत मोहंती हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। कमल सागर झील है, रुद्र सागर झील है और अमर सागर झील है यहाँ पर। और गोरिया नृत्य, हुजारीगिरी, लुबांग नृत्य, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ खुला? तो ये खुला है दोस्तों हैदराबाद में।
पूरी तरीके से महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क। FLO का मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये फिक्की ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, बस ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है। यानी फिक्की तो आप जानते ही हो, तो फिक्की के तहत ही उसका जो लेडीज डिपार्टमेंट के लिए खास तौर से ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलग संस्था इन्होंने बनाई हुई है जिसमें पूरी तरीके से लेडीज होती हैं। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FLO। तो इसी FLO के द्वारा यहाँ पर हैदराबाद में स्थापित किया गया है ये औद्योगिक पार्क, जो कि भी पूरी तरीके से महिला स्वामित्व वाला ही होगा। ओके, ये अपनी तरीके का देश का पहला ये होगा औद्योगिक पार्क। इसमें महिलाएं काम करेंगी। ऐसे 25 यूनिट्स हैं जहां पर महिला उद्यमी जो होंगी वो अपना कारोबार कर सकेंगी और अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगी। ओके, तो हैदराबाद में यह स्थापित हो रहा है। अब हैदराबाद आया है तो हैदराबाद से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में सबसे बड़ा अपना डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। उससे कुछ दिन पहले 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ था। और अभी 5 फरवरी को दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में ही रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, इसका उद्घाटन किया, जिसे हम लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से। भारत का पहला डॉग पार्क यहीं पर स्थापित किया गया। दुनिया का सबसे पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी हैदराबाद में ही है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट ये अभी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप हैदराबाद से रिवीजन ऐसे लगातार करते रहिए। चलिए, हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। तेलंगाना देखते हैं मैप में है कहाँ पर है। यहाँ पर है तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है ना। तो 2 जून 2014 आप याद रखेंगे। हैदराबाद राजधानी के चंद्रशेखर राव यहाँ के करंट टाइम पर CM, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। हुसैन सागर, निजाम सागर यहाँ पर है, भद्रकाली झील पे है यहाँ पर। चार मीनार, गोलकुंडा का जिला, बिरला मंदिर, ये सभी हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें 6 भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है। ये 6 भारतीय एयरपोर्ट जो है दोस्तों, इनमें बेस्ट एयरपोर्ट बाई साइज के अनुसार कैटेगराइज किया गया है। यानी कि पहले जैसे 40 मिलियन जहां पर आवाजाही होती है, फिर 25 मिलियन जहां पर आवाजाही होती है, ठीक है ना, जो टूरिस्ट होते हैं या फिर जो भी यात्री होते हैं मतलब, फिर उसके बाद 10 मिलियन, इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। 4 कैटेगरी के तहत दोस्तों 6 ऐसे भारतीय एयरपोर्ट्स हैं जो शामिल किए गए हैं। अब ये 6 भारतीय एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें दोस्तों मुंबई में है, मुंबई का है, मुंबई का आप जानते हो सांता क्रूज। दिल्ली है दूसरे स्थान पर। दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोच्चि में केरल का है, कोच्चि का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 6 एयरपोर्ट हैं इस लिस्ट में शामिल। तो अभी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स के तहत एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, लिस्ट जारी की गई है। इतना क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट रिवाइज कराना चाहूंगा। अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोस्तों दुनिया के सबसे बेस्टतम एयरपोर्ट में टॉप पर है, और ये पिछले 8 साल से लगातार टॉप पर है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस A.K. सीकरी को बनाया गया है। जस्टिस A.K. सीकरी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, तो इनको बनाया गया है। किसकी जगह पर आएंगे? ये पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा जी की जगह पर लेंगे। प्रोफेसर रवि चोपड़ा जी 2019 में नियुक्त हुए थे, और अभी फरवरी 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वजह से जस्टिस A.K. सीकरी को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। क्लियर है? अच्छा, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हुआ है थूथुकुडी तमिलनाडु में। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए अभी के टाइम पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर है, तो आप बताएंगे थूथुकुडी तमिलनाडु में। अभी ये देखिए ये बन रहा है, बना हुआ है, अभी इसका उद्घाटन हुआ है।
लेकिन अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर बन रहा है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। ध्यान रखिएगा, अभी वो बनकर के तैयार नहीं हुआ है, 2023 में बनकर के तैयार होगा, लेकिन इसका तो उद्घाटन हो गया है। तो अभी वर्तमान में कहां पर है भैया? तमिलनाडु में है, थूथुकुडी में। के स्टालिन मुख्यमंत्री जो कि हैं तमिलनाडु के, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 150 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। कहां पर बनाया गया? साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, अभी इसी के कारखाने में यह स्थापित की गई है। जबकि इसके अलावा जो मैंने बताया कि 2023 में जो बनकर के तैयार होगा मध्य प्रदेश में, वो बनेगा खांडवा जिले में मध्य प्रदेश के। ये 600 मेगावाट क्षमता का होगा और इसको बनाने में 3000 करोड़ की लागत आ रही है, तभी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर तो देखो 150 करोड़ में ही काम निपट गया, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ओके, अभी वर्तमान में भारत का ये है, और आगे जब ये बन जाएगा तो ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वी डैम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान में बने? तो अभी हाल ही में वी डैम ने भी डेमोक्रेसी रिपोर्ट अपनी जारी की हुई और इसमें भारत को 93वें स्थान पर रखा है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स आई थी, जो कि ऑर्डिनरी आती रहती है और जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो तो आई थी। उसमें भारत को बताया गया था कि भारत 46वें स्थान पर आ गया है, 53वें स्थान पर था पिछली बार, अब आ गया 46वें स्थान पर। वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद भी रखना है। यहाँ पर वी डैम ने भी अपनी एक डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है, हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसने कुछ अलग तरीके की रिपोर्ट जारी की है। भाई कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, सेम तो बता नहीं सकते हैं। तो वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी ये रिपोर्ट जारी की गई है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इसमें टॉप पर रखा गया है स्वीडन को, सेकंड पर डेनमार्क को और थर्ड पर नॉर्वे को रखा गया है, और वहीं उसमें नॉर्वे टॉप पर था डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ठीक है, इसमें इन्होंने इस रिपोर्ट का नाम रखा है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटिजेशन चेंजिंग नेचर्स। इसमें यह बताया गया है कि चुनावी निरंकुशता के मामले में कौन से देश किस किस स्थान पर है। तो चुनावी निरंकुशता के मामले में भारत 179 देशों में 93वें स्थान पर है, और ये भी कहा गया है कि दुनिया के 10 टॉप जो निरंकुश हैं उनमें से एक भारत है। खूब बढ़ चढ़ करके इन्होंने बेइज्जती करी हुई है। लेकिन फिलहाल वी डैम की ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, आपको EIU वाला भी याद रखना होगा। EIU वाला ही ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप उसी को याद रखेंगे। 46वें स्थान पर अब भारत आ गया है। अगला, अच्छा RRB NTPC की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा समय तो मिल गया है आप लोगों को, ठीक है। जो लग रहा था कि अप्रैल में ही हो जाएगा एग्जाम, तो वो अब मई और जून में जाएगा, तो थोड़ा समय मिला है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको प्रिपरेशन में स्लो डाउन होना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्लो नहीं होना है। आपको तैयारी करते रहना, और वो भी तेजी के साथ तैयारी करते रहना है। आप लोग को अगर चाहिए तैयारी में धार, अगर चाहते हो आप लोग स्कोर 50 में 48 के पार, तो आप आ जाओ GS और करंट अफेयर के स्पेशल बैच में। 50 में 50 भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप मन लगा करके पढ़ोगे, पूरा चीजें फॉलो करोगे अच्छे से, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो इस बैच में। आपको MZT ऐप ओपन करना है, जाना है वीडियो कोर्स सेक्शन में और देखना है इसमें क्या क्या चीजें अभी मिली हैं और क्या क्या चीजें अभी आने वाले टाइम पर इसमें मिलने वाली हैं। लगातार क्लासेस में ऐड हो रही हैं, तो जाइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कहीं पर भी व्हाट्सएप का आइकन दिखे, टच कीजिए, तुरंत पहुंचेंगे व्हाट्सएप पर आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया? तो RBI ने दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक पर फिलहाल के लिए बैन लगा दिया है। इनको नए ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग करने के लिए रोक दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्यों? इनके अनुसार, RBI के अनुसार, ये RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। तो RBI ने क्या किया, अपने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A के तहत इन पर अपनी पावर्स का प्रयोग किया और ये निर्णय लिया कि आप ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते हो, ना ही किसी का नया FD आप जारी कर सकते हो, ना क्रेडिट कार्ड वगैरह नया जारी कर सकते हो फिलहाल के लिए। कब तक के लिए? जब तक आप एक ऑडिट सिस्टम ना डेवलप कर दो, आप एक IT ऑडिट को भी ना नियुक्त कर दो, ठीक है। तो जल्दी से इसको नियुक्त करो, उसके बाद से आप पर बैन हटा लिया जाएगा। RBI ने ये कहा है, पेटीएम बैंक को कहा है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक दोस्तों एक पेमेंट बैंक है, ठीक है। भारत में कई पेमेंट्स बैंक हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ऐसे ही
पेटीएम पेमेंट भी बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है। ओके, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम की ही दोस्तों पेटीएम ही उसका पेरेंट कंपनी है और पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। पेटीएम के अध्यक्ष और फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। 2010 में पेटीएम की स्थापना की हुई थी। सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और मुख्यालय है नोएडा में। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ सतीश कुमार गुप्ता। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में टाइगर वुड्स को दोस्तों शामिल किया गया है। टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में। मुझे नहीं समझ में आता कि आज तक इनको क्यों नहीं शामिल किया गया था। टाइगर वुड्स बहुत ही महान खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले हैं और गोल्फ के समझ लो सबसे महान खिलाड़ी यही हैं। तो इनको अब जा करके वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इन्होंने 15 मेजर खिताब जीते हुए हैं और जो कि जैक निकोलस के 18 से थोड़ा सा पीछे ही हैं। और इसके बाद पीजीए टूर पर इनके 82 रिकॉर्ड हैं। तो मैंने जैसे बताया कि अब तक के सबसे महान ये खिलाड़ी हैं गोल्फ के, इनको अभी सम्मानित किया गया है। अगला, वर्ष 2022 के आईएसएसएफ विश्व कप में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीता? तो दोस्तों भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है। आपको याद होगा मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि शूटिंग में ना दोस्तों 2 ही टीम है टॉप पर जो अच्छा प्रदर्शन करती है। एक तो है दोस्तों भारत की टीम और एक है कोरिया की टीम। फिलहाल यहाँ पर कोरिया की टीम उतना बढ़िया प्रदर्शन तो नहीं की, लेकिन भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया और कोरिया की टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया था ओलंपिक में। फिलहाल 2022 आईएसएसएफ विश्व कप में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने जीते हुए हैं। सेकंड पर नॉर्वे रहा है, थर्ड पर रहा है फ्रांस। कितने कितने मेडल मिले हुए हैं? तो भारत को दोस्तों 4 तो मिले हैं गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 कांस्य मेडल यानी कि ब्रांज मेडल मिला हुआ है। 4 गोल्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ था, इसके बाद कोई गोल्ड नहीं बढ़ा। मैंने आपसे वादा भी किया था जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ही। तो देखिए अब कंप्लीट हो चुका है टूर्नामेंट। ये मिस्र के काहिरा में या जिसे इंग्लिश में कहते हैं कायरो, वहां पर यह आयोजित हुआ था और भारत इसमें टॉप पर रहा 7 मेडल्स के साथ। नॉर्वे 6 मेडल्स मिले, नॉर्वे को 3 गोल्ड था इसमें, 1 रजत था और 2 कांस्य था। ओके, फ्रांस को टोटल 20 मेडल मिले लेकिन फिर भी ये तीसरे स्थान पर था। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जिसकी गोल्ड की संख्या ज्यादा रहेगी ना वही सबसे ऊपर रहेगा। गोल्ड की संख्या से ही काउंट होता है टेबल में आपका स्थान। तो देखिए इन्होंने 20 मेडल पाए और जबकि यहाँ पर भारत 7 मेडल ही पाया था और नॉर्वे 6 मेडल ही पाया था, लेकिन ये दोनों टॉप पर है। लेकिन फ्रांस 20 मेडल पाया था। कारण क्या था कि 3 स्वर्ण इसका भी था, लेकिन इसके बाकी के मेडल्स जो थे वो कांस्य में ज्यादा थे, सिल्वर में कम थे। ठीक है ना, सिल्वर थे ही नहीं। 3 स्वर्ण थे, 3 गोल्ड थे और बाकी के सभी ब्रॉन्ज थे। एक भी अगर सिल्वर पाया होता तो नॉर्वे के ऊपर होता ये। ओके, क्योंकि नॉर्वे को 1 डिजिट था। ये पहले गोल्ड देखा जाएगा, फिर देखा जाता है सिल्वर किसका जाता है, फिर देखा जाता है ब्रॉन्ज किसका जाता है। ठीक है, वरीयता के आधार पर रखा जाता है। फिलहाल भारत को जब मिले हैं 4 गोल्ड, किसे किसे मिले हैं? एक तो मिला है सौरभ चौधरी को, दूसरा मिला है दोस्तों निवेथा को, इसके अलावा मिला है ईसा को और मिला है रुचिता को। इन चारों को दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल में ही मिला हुआ है। आईएसएसएफ मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यही एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो साल में भी 2 से 3 बार आयोजित हो जाता है, कभी कभी 4 से 5 बार भी आयोजित हो जाता है। बाकी के सभी वर्ल्ड लेवल के जो वर्ल्ड कप होते हैं ना वो सभी 4 साल के अंतराल पर होते हैं। क्लियर? फिलहाल तो ये तो थे दोस्तों हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं 5 लाख सब्सक्राइबर के, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी सब्सक्राइब करवाइए, फैमिली मेंबर से भी सब्सक्राइब करवाइए। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2021 जीता हुआ है? अगला, सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। हमारे पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर, बहुत सारे पेड बैचेस हैं, इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो या फिर आप कॉम्बो बैच भी ले सकते हो। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।